नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। हरियाणा के गृह मंत्री ने पंचकुला के थाने में की रेड। एसएचओ सहित 4 पुलिस वाले सस्पेंड। शिकायतों पर नहीं हो रही थी लंबे अरसे से कार्रवाई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व मेयर रहे प्रदीप छाबड़ा ने पार्टी से दिया इस्तीफा। बंसल को बताया तानाशाह। और अगर घर के हालात होते बेहतर तो ऋतु भी होती आज नेशनल बॉक्सिंग स्टार। अब पेड पार्किंग में काट रही है पर्चियां। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पंचकुला में सेक्टर 5 में स्थित पुलिस स्टेशन में अचानक रेड कर दी। उन्होंने थाने का रिकॉर्ड खंगालने के बाद एसएचओ को और 3 अन्य पुलिस वालों को मौके पर ही सस्पेंड कर दिया। उन्होंने पाया कि 1 महीने से लोगों की शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यहां तक कि बैंक की ओर से दी गई एक शिकायत को भी जानबूझकर पेंडिंग रखा हुआ था। अनिल विज ने इस मौके पर कहा कि जो हालात इस थाने के हैं उससे तो लगता है कि पूरे के पूरे थाने को ही सस्पेंड कर देना चाहिए। उन्होंने इस लापरवाही की जांच के आदेश भी दिए हैं। और आप कागज सजा के बैठे हुए यहाँ पर और उसको तुरंत दूसरे थाने में चला जाओ। अपने कड़क स्वभाव और तुरंत फैसले लेने के लिए जाने वाले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का एक बार फिर गब्बर वाला रूप देखने को मिला, जहां विज पुलिस अधिकारियों की क्लास लगाते नजर आए। पुलिस अधिकारियों की लापरवाही अनिल विज को इस कदर नागवार गुजरी कि उन्होंने 5 पुलिस कर्मियों को उसी समय सस्पेंड कर दिया। किसी ने बिठाया तुम्हें सरकार में यहाँ पे लोगों की जान माल की रक्षा करने के लिए, और जो खुला छोड़ रखो जाओ जो मर्जी करो। तेरे को पता आजकल हिंदुस्तान में कहीं भी कोई एफआईआर दर्ज करवा सकता है। क्यों नहीं करी तूने यहाँ पे दर्ज? जब वो तेरे पास आए तूने क्यों नहीं दर्ज करी? मजाक बनाना चाहते तुम पुलिस डिपार्टमेंट को? पचासों एप्लीकेशन मिली जो तुमने चढ़ा नहीं रखी है। है आपसे 0 एफआईआर दर्ज करो, पर आपको दर्ज तो करनी पड़ेगी। कहीं चढ़ाओगे तो सही। कह दिएगा क्या मतलब है? मुझे कागज आप क्यों पड़े हैं? कहाँ चढ़ा है इसको तूने? भाई सवेरे दिया है तो सवेरे क्यों नहीं चढ़ाए? भाई धरना ड्यूटी चल रही, तूने चलानी है। मुंशी ने तूने तो ऑर्डर करने, तूने तो यार रख लिया अपने पास। अब जरा समझिए कि आखिर क्यों हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज इतने गुस्से में नजर आ रहे हैं और क्यों उन्होंने पूरे थाने को सस्पेंड करने की बात कह दी। दरअसल गृह मंत्री अनिल विज ने पंचकुला के सेक्टर 5 थाने का औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद से ही थाने में हड़कंप मच गया। गृह मंत्री ने थाने में कागजात चेक किए। लोगों की शिकायतों पर थाने में कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। बस विज साहब का गुस्सा बढ़ाने के लिए इतनी वजह काफी थी। एक के बाद एक परत खोलते हुए गृह मंत्री ने थाने के कर्मचारियों और प्रभारी को फटकार लगानी शुरू कर दी और अंत तक उन्होंने थाना प्रभारी समेत 4 लोगों को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए। कोई भी कायदे कानून से काम नहीं चलता सारे थाने में। मन तो मेरा कर रहा मैं सारे थाने को सस्पेंड कर, लेकिन बहुत सारे दस्तावेज अभी मेरे सामने आए नहीं। यहाँ पर जो मुंशी है उसके पास से बहुत सारी दरखास्तें मिली हैं जिनको रजिस्टर नहीं किया गया। जो नाइट मुंशी है वहां से भी मिली है, और वो विदाउट यूनिफॉर्म थाने में घूम रहा था। यहां से फेक करेंसी मिली है जो बैंक ने जमा कराई यहाँ पर।
और बहुत दिन हो गए हैं, उसको दर्ज तक नहीं किया, उसकी कार्रवाई नहीं की कि फेक करेंसी कौन सर्कुलेट कर रहा, कहां से आ रही है। देश का इससे बड़ा अपराध तो हो नहीं सकता। यहां से एसएचओ साहब के दफ्तर से बहुत एप्लीकेशनें मिली है जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए थी और इन्होंने कार्रवाई नहीं की। इसलिए एसएचओ को, मुंशी को, नाइट मुंशी को मैंने सस्पेंड किया है। एक और को भी किया ना, क्या नाम है? मनदीप। उनका क्या था? मनदीप मनीष का। हाँ, कोई किसी की रवानगी नहीं दिखाई जाती, यहाँ आता है कोई चला जाता है, पता नहीं लगता। इस थाने में कोई संतरी नहीं है और कोई उसके लिए लिखत पढ़त नहीं की गई इंस्पेक्टर के द्वारा। तो मैं समझता हूँ ये पहला थाना जिसमें कोई संतरी नहीं है, कोई भी आए और लूट ले और चला जाए। अब गृह मंत्री ने 1 महीने में थाने में जितनी भी एफआईआर और शिकायतें दर्ज हुई है और उन पर पुलिस की ओर से क्या एक्शन लिया गया है और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इन सब की रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही विजय ने पंचकूला के डीसीपी को इन सभी मामलों की जांच पड़ताल करवाने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। शुक्रवार सुबह भारतीय हॉकी का ग्रेट ब्रिटेन से मुकाबला था। महिलाओं ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन आखिर में वह कांस्य पदक से चूक गई। ब्रिटेन ने भारतीय महिला हॉकी टीम को 4-3 से हरा दिया, लेकिन इसी बीच महिलाओं के जज्बे को सभी सलाम कर रहे हैं, जिन्होंने अंत तक कोशिश बरकरार रखी। चंडीगढ़ की मोनिका और रितु खोखर भी टीम में है। रीना खोखर के घर हम गए, जहां हमने उनके परिवार से बातचीत भी की। वहीं मोनिका के परिवार का भी कहना था कि बेशक भारतीय महिला हॉकी टीम हार गई, लेकिन खिलाड़ियों के दमखम में कोई कमी नहीं थी। है कि उसे बदलाव करना चाहिए था थोड़ा, शायद कुछ अच्छा हो जाता। कोच की किस तरह से आप गलती मानते हैं? मतलब क्या आपको ऐसा लगा कि उसमें चेंजेस होने चाहिए थे एंड मौके तक? 1-2 खिलाड़ी हैं जो अच्छा नहीं खेल रहे थे, वे गोल छोड़े जा रहे थे। शायद दूसरे आके वे उनको ये लगता कि हम अच्छा कर सकते हैं और मैच जीत सकते हैं, थोड़ा बदलाव आ जाता टीम में। तो बदलाव जरूरी था पर करा नहीं। रानी से सुबह कोई बात हुई थी आपके मैच से पहले? आपने कुछ बोला था उन्हें? नहीं, बस यही बोला था रीना को, भाई वो कह रही थी मम्मी दुआ करना। मैंने कहा ठीक है भाई, दुआ करेंगे। और खेलना तो भाई आप ही लोगों के ऊपर है, अगर आप अच्छा खेलोगे तो जीत जाओगे। लड़कियों को कोई आगे नहीं बढ़ने देता था, आपने आगे खिलाया। रानी अब ओलंपिक तक खेल के आई, अब कुछ और मैसेज देंगे और लड़कियां भी आगे आई इस फील्ड में, गेम में माँ बाप भी प्रोत्साहन दे। हाँ, माँ बाप अगर बेटी को साथ देंगे तो आगे भी बढ़ेंगी और कामयाब भी होंगी। सभी को लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए अपनी बेटी को और साथ देना चाहिए। लड़कियां हर तरफ कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रही हैं और साथ देना चाहिए अपनी बेटी का पूरा। इसे बदलाव करना चाहिए था थोड़ा, शायद कुछ अच्छा हो जाता। कोच की किस तरह से आप गलती मानते हैं? मतलब क्या आपको ऐसा लगा कि उसमें चेंजेस होने चाहिए थे एंड मौके तक? 1-2 खिलाड़ी हैं जो अच्छा नहीं खेल रहे थे, वे गोल छोड़े जा रहे थे। शायद दूसरे आके वे उनको ये लगता कि हम अच्छा कर सकते हैं और मैच जीत सकते हैं, थोड़ा बदलाव आ जाता टीम में। तो बदलाव जरूरी था पर करा नहीं। रानी से सुबह कोई बात हुई थी आपके मैच से पहले? आपने कुछ बोला था उन्हें? नहीं, बस यही बोला था रीना को, भाई वो कह रही थी मम्मी दुआ करना। मैंने कहा ठीक है भाई, दुआ करेंगे। और खेलना तो भाई आप ही लोगों के ऊपर है, अगर आप अच्छा खेलोगे तो जीत जाओगे। लड़कियों को कोई आगे नहीं बढ़ने देता था, आपने आगे खिलाया। रानी अब ओलंपिक तक खेल के आई, अब कुछ और मैसेज देंगे और लड़कियां भी आगे आई इस फील्ड में, गेम में माँ बाप भी प्रोत्साहन दे। हाँ, माँ बाप अगर बेटी को साथ देंगे तो आगे भी बढ़ेंगी और कामयाब भी होंगी। सभी को लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए अपनी बेटी को और साथ देना चाहिए। लड़कियां हर तरफ कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रही हैं और साथ देना चाहिए अपनी बेटी का पूरा। अगर मैच में बेशक हार का मुंह देखना पड़ा हो, लेकिन अंतिम क्षण तक ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरजीत खेल रही थी। ग्रेट ब्रिटेन नो डाउट बहुत अच्छा भी खेला है, लेकिन हमारी लड़कियों ने भी काफ़ी अच्छा डिफेंड किया। किस तरह से देखते हैं आप ये?
देखो जी, खेल अच्छा किया, वैसे वो नहीं है, पर क्या है, हमारी थोड़ी दबाव में आई टीम, उनकी टीम हावी होती रही, 20 कॉर्नर उनको काफ़ी मिले, हमारे को कम मिले। तो अगर ज़्यादातर गोल हमारी टीम में रही, हमारी एकाधी पे बेटी ने गलती किया है, कोई बात नहीं, पर हम ये एक इतिहास बना के जा रही हैं बेटियाँ, आगे मेडल लेके आएंगी। आगे जैसे जैसे आगे प्रो यानी कहीं 80 के बाद तो नाम ही नहीं था, अभी ये जाके ये इसमें 2021 में 20 का है ये ये एशियन गेम, तो इसमें ये 20 का है, तो इसमें बहुत अच्छा इन्होंने तरक्की की, और आगे भी हम तो यही भगवान से प्रार्थना करते हैं आगे तरक्की करें, और आगे भी अभी तो नहीं लेके आए, दुख बहुत है मेडल नहीं आया, पर आगे अपना काम जारी रखें और आगे मेडल लेके आएँ। रानी से कोई बात हुई थी मैच से पहले, आपने कोई बात की थी, कुछ बोला था? हाँ जी, बात हुई थी, मैं जाने से पहले उन्होंने एक भाई दुआ करो, हम तो दुआ कर ही रहे हैं, बल्कि 140 करोड़ जनसंख्या हमारे देश की, वो सब दुआ कर रहे हैं, तो अपने मेहनत करके आप खेलिए, और जो भगवान रिजल्ट देगा वो अच्छा ही देगा। महिला हॉकी टीम पहली बार इस मुकाम तक पहुंची थी, कोई उम्मीद भी नहीं कर रहा था, हर कोई असमंजस में था कि किस तरह से ये टीम यहाँ पर पहुंच गई, तो उस पूरी जर्नी को कैसे देखते हैं? देखो, ये तो बहुत ये है, 3 बार बिछड़ने के बाद इन्होंने जैसे वापसी की, ऐसी उम्मीद नहीं थी, पर इन्होंने वापसी करके देश का मान बढ़ाया, और आगे बहुत अच्छे खेले, और हार जीत तो कोई भी एक टीम में एक हार 2 लड़ेंगे तो उसमें एक हार नहीं है। ये बहुत अच्छा किया, देश का नाम रोशन किया इन्होंने, और आगे भी एक ऐसे खेलते रहे। चंडीगढ़ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व में मेयर रहे प्रदीप छाबड़ा ने आखिरकार कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफे का कारण पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल की तानाशाही बताया। उन्होंने कहा कि उन पर निजी तौर पर भी कटाक्ष किए जा रहे थे, जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाल ही में प्रदीप छाबड़ा को कांग्रेस अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया था। छाबड़ा ने सोनिया गांधी को भेजे इस्तीफे में कहा है कि वे 30 साल से कांग्रेस में सिपाही के तौर पर चंडीगढ़ में काम कर रहे थे, और कांग्रेस को मजबूत करने में उन्होंने कोई कसर शेष नहीं छोड़ी, लेकिन उसका परिणाम उन्हें ये मिला कि उन्हें पार्टी के अध्यक्ष पद से तो हटाया गया, साथ ही साथ उन पर निजी तौर पर भी टिप्पणियां करनी शुरू कर दी गई थी, जिसे वह आहत हुए, और अब वह अधिक समय तक पार्टी में नहीं रह सकते, इसलिए वे अपना इस्तीफा दे रहे हैं। शुक्रवार को भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल 6 गांव के प्रतिनिधियों को साथ लेकर प्रशासक बदनौर से मिला। उन्होंने वीपी सिंह बदनौर को बताया कि चंडीगढ़ के गांवों की हालात काफी खस्ता हो रही है, जहां विकास के काम नहीं हो रहे। उन्होंने मांग की कि गांवों की ओर भी उसी तरह ध्यान दिया जाए जिस तरह की शहर की ओर दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी शिकायत की कि पानी के बिलों के साथ अब नगर निगम गार्बेज कलेक्शन के बिल भी भेज रही है, जो कि 1 जनवरी से मांगे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह गलत है, क्योंकि गाँव में गार्बेज इकट्ठा करने कारपोरेशन की गाड़ियां नहीं आ रही। एक जमनत समस्या थी, उसके लिए हम लोग गए थे गवर्नर साहब के यहाँ पर, कि जो ये गार्बेज कलेक्शन हो रही, और इसमें 6 महीने के पैसे इकट्ठे भेज दिए, और जनवरी से और जून तक के पैसे इकट्ठे भेज दिए, और नजायज़ भेज दिए, बहुत नजायज़ जो भेजे चंडीगढ़ कारपोरेशन ने। तो उसके लिए हम आज महामहिम जी को मिलने के लिए गए थे, तो महामहिम जी ने कहा, कहने लगे भाई इसके लिए हम एक उनको ज्ञापन दे कर कहे, ज्ञापन उनको दे कर कहे, तो उन्होंने कहा मैं इसको कार्रवाई के लिए कारपोरेशन में भेज दूंगा। मुद्दा है, सबसे पुराना मुद्दा है लाल लकीर का। आज हमने गवर्नर साहब से इस विषय पर बात करी है, क्योंकि हमारे गांव को ना 2 जगह बांट दिए इन्होंने एमसी ने, आधा कारपोरेशन में, आधा एडमिनिस्ट्रेशन के पास। तो आज गवर्नर साहब ने बड़ा ही उसमें सकारात्मक हमें जो है जवाब दिया, और उन्होंने कहा है कि भाई हम इस विषय पर एक जल्दी कुछ स्कीम लेके आ रहे हैं गाँव वालों के लिए, और उसमें गाँव के लिए बहुत फ़ायदा होगा। लैंड पूलिंग स्कीम के तहत वो उसका बेनिफिट लोगों को मिलेगा। यानी लाल डोरा बढ़ाया जाएगा? नहीं, लाल डोरा नहीं बढ़ेगा, स्कीम अलग से है। उसमें जो एक नोटिफिकेशन कारपोरेशन ने पहले की थी, उस नोटिफिकेशन को डीनोटिफाई कर दिया था। उसी विषय पर आज गवर्नर साहब से बड़ी सकारात्मक विषय पर बात हुई है, और उन्होंने अगले हफ्ते ही वो कोई बैठक बुला रहे हैं, उस पर इसका निर्णय लिया जाएगा। सारे जितने भी गांव के मुद्दे हैं हम सब ने मिल के गवर्नर साहब के नॉलेज में लिया है, और पहले भी हम लाते रहे हैं अफसरों के, लेकिन अफसर कहीं जैसे अब डायरेक्टली है
वो चाहते ही नहीं है कि वो कांग्रेस की बेस पे काम कर रहे हैं सीधे सीधे, कि ये कोई डेवलपमेंट का काम कर ना सके। वो भी गवर्नर साहब को बताया कि गवर्नर साहब हमारे गांव में 23 गांव हैं, उनका माड़ा हाल है, ना वहाँ पे सफाई है, ना सीवरेज है, और गार्बेज 6 महीने के ऐसे इकट्ठा लगा के भेज दिया, जो एक आम बंदे के लिए मरने के समान है। पहले कोविड रहा और कोविड की 3rd वेव फिर आने वाली है, उसमें भी ये अब जो 6 महीने का इकट्ठा भेजा है, ये मरने के समान ही है। और इसमें गवर्नर साहब से अर्ज किया है कि गवर्नर साहब कम से कम ये गार्बेज का कम किया जाए और एमसी को डायरेक्ट किया जाए कि ये गार्बेज को हमें एक नॉमिनल रेट पे लिया जाए, जो हमसे वादा किया था कि 50 रुपये रसोई लेंगे। पंचकुला इंडस्ट्रीज प्लॉट अलॉटमेंट और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर पंचकुला स्थित हरियाणा की विशेष ईडी अदालत में आज सुनवाई हुई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य आरोपी आज हाजिरी माफी पे थे, लेकिन इस मामले में एक अन्य आरोपी सिद्धार्थ भारद्वाज आज कोर्ट में पेश हुए, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत दे दी है। पिछली पेशी पर भारद्वाज विदेश में होने के कारण पेश नहीं हो पाए थे। इसमें एक केस फिक्स था कोर्ट में, इसमें एक एक्यूज की प्रेजेंस के लिए था, तो वो आज प्रेजेंट हो गए, उसमें उनको बेल ग्रांट कर दी। तो चार्ज पे बहस भी रही आज इसमें आगे फर्दर चार्ज पे बहस के लिए केस लगा दिया है, जिसने भी अपना आर्गुमेंट करने चार्ज पे वो आर्गुमेंट कर सकते। तो सर मामला क्या था ये इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटन का मामला था, जो पंचकुला में इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटन किए थे जो प्रीवियस गवर्नमेंट के टाइम में, उसके रिगार्डिंग था। इसमें ईडी ने अपनी कंप्लेंट फाइल करी है, जिसके ऊपर आगे प्रोसीडिंग अपना ईडी कोर्ट में चल रही है। टोक्यो ओलंपिक में हर एक की नजर है। मीराबाई चानू मेडल जीत चुकी हैं, मैरी कॉम मेडल से चूक गई हैं। ऐसे ही एक बॉक्सिंग स्टार हमारे चंडीगढ़ में भी है, जो कि पूर्व में नेशनल लेवल की बॉक्सर रह चुकी है, लेकिन घर के हालातों की वजह से आज वो पेड पार्किंग में पर्चियां काटने पर मजबूर है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नेशनल चैंपियन रही बॉक्सर रितु की। रितु पढ़ाई छोड़कर अब काम करने का मन बना चुकी है, क्योंकि उसके पिता की हालत ठीक नहीं रहती, जिनके दवाइयों पर हर महीने 10,000 रुपये का खर्च आता है। ऐसे में वह पढ़ाई और खेल को जारी नहीं रख पाई और मजबूरन उसे पेड पार्किंग में काम करना पड़ रहा है। उसका भाई भी अपनी बहन की मदद कर रहा है। भाई का कहना था कि अगर घर के हालात ठीक होते और पैसों की जरूरत घर वालों को ना होती, तो आज उसकी बहन भी स्टार होती। हो सकता है कि वे ओलंपिक में भी दिखाई दे जाती। इन दिनों पूरे देश की निगाहें टोक्यो ओलंपिक पर है, क्योंकि ओलंपिक में हमारे देश के कई युवा खेलों में नाम रोशन कर रहे हैं। चाहे उसमें मीराबाई चानू हो, रवि दहिया हो या हमारे हॉकी खिलाड़ी। ओलंपिक खेलने गए खिलाड़ियों से देशवासियों को बड़ी उम्मीदें हैं और खिलाड़ी भी अपने पूरे सामर्थ्य के साथ देशवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश में लगे हैं। वहीं जो खिलाड़ी देश के लिए मेडल जीत रहे हैं, सरकारों की ओर से उन्हें इनाम दिए जा रहे हैं, उन पर करोड़ों रुपए बरसाए जा रहे हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे बॉक्सर की कहानी से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो कभी नेशनल लेवल की प्लेयर रह चुकी हैं, लेकिन आज इसके आर्थिक हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि घर संभालने के लिए उसे एक पार्किंग स्लॉट में काम करना पड़ रहा है। ये खिलाड़ी है बॉक्सर रितु, जो कि अपने परिवार समेत चंडीगढ़ के धनास में एक छोटे से फ्लैट में रहती हैं। रितु के पिता बीमार हैं, जिन पर महीने की दवाई का खर्चा 10,000 के करीब आता है। घर में कमाने वाले केवल पिता थे, लेकिन आज वह बीमार पड़े हैं, तो घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है, जिसके चलते रितु ने पढ़ाई छोड़कर काम करने की ठानी। रितु इन दिनों सेक्टर 22 की पार्किंग स्लॉट में आपको पर्चियां काटते हुए नजर आएंगी, जो कभी बॉक्सिंग में नेशनल लेवल की चैंपियन रह चुकी हैं और जब तक वह बॉक्सिंग खेली तब तक उन्होंने खूब मेडल भी जीते। रितु 12वीं पास हैं, लेकिन पिता की तबीयत अचानक खराब हुई, जिसके कारण घर के हालात ऐसे हो गए कि वह अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकी। बड़े भाई रंजीत ने भी घर के हालात को देखते हुए पढ़ाई बीच में छोड़ दी। नीतू के बड़े भाई बताते हैं कि अगर उन्हें कोई सपोर्ट करता तो उनकी बहन आगे भी पढ़ाई जारी रखती और अब तक ना जाने कितने मेडल जीत लेती।
वो हमारे फादर साहब थोड़े बीमार रहते थे, बॉक्सिंग भी खेलती थी, स्कूल की पढ़ाई भी करते थे, हम साथ में ही करते थे। फिर जब कोई रिस्पांस नहीं मिला, फिर उसके बाद मैंने भी पढ़ाई छोड़ दी, मैंने भी +2 की थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे सबसे बड़ा मैं था, हमारे में कमाने वाला कोई नहीं था, घर का खर्चा बहुत ही मुश्किल से चलता था सर जी। फिर हमारी मदद करने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैंने भी पढ़ाई छोड़ दी, फिर सिस्टर ने भी छोड़ दी जी। अगर हमारी कोई मदद करता सर, खेलने में बहुत अच्छी थी है, बॉक्सिंग में कितने मेडल आए, वॉलीबॉल में भी आए। हम यूपी में अभी रहने गए थे सर, इसने 6 महीने वहाँ भी मेडल जीते, वहाँ भी इसने वॉलीबॉल खेला। हमारी मदद करने वाला कोई नहीं था जी। अगर सर कोई प्रशासन मदद करता तो आज अच्छे लेवल पे होते और देश के लिए देश का नाम रोशन करते। वहीं रितु का कहना है कि घर के हालात खराब हैं और इन हालातों में घर का खर्चा चलाने के लिए उन्हें पार्किंग स्लॉट पर काम करना पड़ रहा है। रितु का कहना है कि वह अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं और अपनी पैशन बॉक्सिंग को भी जारी रखना चाहती हैं और देश का नाम रोशन करना चाहती हैं। रितु आर्मी में जाने के लिए एग्जाम भी देती रहती हैं। सर वो हमें अच्छी डाइट नहीं मिल पाई क्योंकि घर में भी दिक्कत चल रही थी, और अगर हमें अच्छी डाइट मिलती तो हम खेल पाते और आगे बढ़ पाते, पर अच्छी डाइट के कारण हमें पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी और गेम भी। और अगर प्रशासन हमारी हेल्प करती या स्कूल हेल्प करती तो हम चंडीगढ़ के लिए भी मेडल लाते और आगे भी निकल पाते और देश के लिए भी मेडल ला पाते। अगर हेल्प मिल जाएगी तो ज़रूर सर करेंगे और लाएंगे, और अपने लिए गर्व फील करेंगे और देश के लिए मेडल लाएंगे तो उनके लिए भी। इस देश की विडंबना ही कहा जा सकता है कि ओलंपिक में मेडल जीतने पर तो खिलाड़ियों पर करोड़ों रुपए बरसाए जाते हैं, लेकिन जब इन खिलाड़ियों को पैसे की सख्त जरूरत होती है यानी तैयारी के वक्त, तो उन्हें कहीं से कोई सहारा नहीं मिलता। और इसी का नतीजा है कि रितु एक नेशनल लेवल की बॉक्सिंग प्लेयर होने के बाद भी आज मजबूरी के चलते पार्किंग स्लॉट में काम कर रही है। जिन हाथों में बॉक्सिंग ग्लव्स होने चाहिए थे, देश के लिए जिन हाथों को पंच मारने थे, आज मजबूरी में पार्किंग की पर्चियां काट रहे हैं। और फिर हम कहते हैं कि 130 करोड़ की आबादी वाले देश में ओलंपिक से एक गोल्ड क्यों नहीं आ रहा। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। सेक्टर 37 के मकान नंबर 2413 में रहने वाले 30 वर्षीय एक युवक ने बाथरूम में चादर को रस्सी बनाकर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वे यहां 4 वर्षों से रह रहा था और यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। उसकी मौत की सूचना उस समय पुलिस को दी गई जब उसके दोस्त पढ़ाई के लिए घर पर आए और पाया कि वह बाथरूम में चादर से लटका हुआ है। बहरहाल इस मामले में पुलिस को कोई भी सुसाइड नोट अभी नहीं मिला है। मृतक की परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है, जिसकी पहचान 30 वर्षीय अंकित चहल के रूप में हुई है, जो कि मूल रूप से सोनीपत का रहने वाला था। चंडीगढ़ के सेक्टर 37 में उस समय दहशत का माहौल पैदा हो गया जब मकान नंबर 2413 में रहने वाले 30 वर्षीय युवक ने खुदकुशी कर ली। युवक ने बाथरूम में चादर की रस्सी बनाकर खुद को फंदे पर लटकाया। युवक के दोस्त ने हादसे की सूचना तुरंत पुलिस को दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और शव को सरकारी अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा बनती कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान 30 वर्षीय अंकित चहल के रूप में हुई है, जो मूल रूप से सोनीपत का रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक युवक यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और इसी मकान में लगभग 4 साल से रह रहा था। हादसे की जानकारी अंकित के दोस्त को सुबह उस वक्त हुई जब वो पढ़ाई के सिलसिले में उसके कमरे पर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि अंकित ने बाथरूम में चादर की रस्सी बनाकर खुद को हुक से लटकाकर आत्महत्या कर ली है। इसके बाद उसने परिजनों और पुलिस को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने मौके से पुख्ता सबूत के नमूने इकट्ठे किए, लेकिन पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। बहरहाल पुलिस अभी तथ्यों की गहनता से जांच कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में गुजरे 24 घंटों में कोरोना के 12 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें मोहाली में 8, चंडीगढ़ में 3 और पंचकुला में 1 मामला सामने आया है। लेकिन खुशी इस बात की है कि किसी भी व्यक्ति की कोरोना से मौत की सूचना नहीं थी। और मौसम, ट्राई सिटी में बारिश के बाद अचानक हुमस बढ़ गई है।
तापमान में भी वृद्धि हुई है, जो कि अधिकतम 35.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और न्यूनतम तापमान भी 26.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 73% रिकॉर्ड की गई। आने वाले 24 घंटों में भी अनुमान है कि रुक रुक कर बारिश होगी। उमस इसी तरह बनी रहेगी और तापमान भी बढ़ने के आसार। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और समाचार और सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए रमेश आंडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।